हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जीन पाइजेट्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। और आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस थ्योरी को बहुत डिटेल में समझें और देखें कि जीन पाइजेट्स ने बेसिकली इस थ्योरी में क्या चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, असल इस थ्योरी का मकसद क्या है और इस थ्योरी में उन्होंने किन डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात की है और इस थ्योरी के अंदर कौन से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर टॉपिक्स शामिल हैं। और इस थ्योरी में हम देखेंगे कि बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे इवॉल्व करता है, कौन से कॉग्निटिव स्किल्स किस एज में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और एजुकेशन और लर्निंग के जो मेथड्स हैं वो डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से डिज़ाइन करना क्यों ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बताती चलूँ कि मैंने ऑलरेडी जीन पाइजेट्स की बायोग्राफी और उनके कंट्रीब्यूशन पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर जाकर चेक करें, ताकि आपको जीन पाइजेट्स की लाइफ के बारे में थोड़ी सी डिटेल पता हो और आपको पता हो कि साइकोलॉजी फील्ड में उनके क्या क्या वर्क हैं या क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। जीन पाइजेट एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों की थिंकिंग और कॉग्निटिव स्किल्स की डेवलपमेंट को बहुत डीपली स्टडी किया था और ये वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी बच्चों पर। और उनका कहना ये था कि बच्चे एक्टिवली अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ पैसिवली इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं। और जीन पाइजेट्स ने जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है वो एक स्टेज बेस्ड मॉडल है। मतलब हर बच्चा एक फिक्स्ड ऑर्डर में कॉग्निटिव स्टेजेस से गुज़रता है और हर स्टेज में उसके जो थॉट्स होते हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक नए लेवल पे जाकर डेवलप होती है। अच्छा, हम देखेंगे कि हर स्टेज में कौन से थॉट पैटर्न्स होते हैं और कौन सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है बच्चे के अंदर। उन स्टेजेस के बारे में बात करने से पहले हम जीन पाइजेट्स के कुछ मेजर की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाइजेट्स ने सिर्फ कॉग्निटिव स्टेजेस ही नहीं एक्सप्लेन की, बल्कि उन्होंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं जो थ्योरी की फाउंडेशन है। और ये कॉन्सेप्ट्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि जो एक किड होता है अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे प्रोसेस करता है, नई इन्फॉर्मेशन को कैसे समझता है और अपनी सोच को किस तरह से डेवलप करता है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं जीन पाइजेट्स के 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहला है स्कीमास, दूसरा है एसिमुलेशन, तीसरा है अकोमोडेशन एंड देन द लास्ट वन इज़ इक्विलिब्रेशन। अगर हम स्कीमास की बात करें तो बेसिकली पाइजेट्स के मुताबिक स्कीमास वो मेंटल फ्रेमवर्क्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें दुनिया को समझने में, ऑर्गेनाइज करने में और इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सिंपल वर्ड्स में स्कीमास एक तरह का मेंटल फोल्डर है जिसमें हम अपनी नॉलेज को स्टोर करते हैं। बेसिकली स्कीमा का जो एक एग्जाम्पल है वो आप ऐसे ले लें कि एक बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी एक डॉग का स्कीमा क्रिएटेड है, यानी कि फ्रेमवर्क प्रेजेंट है कि डॉग किस तरह का होगा, उसकी कितनी लेग्स होंगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसके हेयर्स कितने होंगे, उसके फेस फीचर्स क्या होंगे। इन शॉर्ट ये जो स्कीमा होता है वो एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है। अगर हम एसिमुलेशन की बात करें तो एसिमुलेशन का मतलब है कि जब बच्चा किसी नए एक्सपीरियंसेस से गुजरता है तो वो उसको अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर एडजस्ट कर लेता है बिना उस स्कीमा को चेंज किए, यानी जो फ्रेमवर्क उसके माइंड में प्रेजेंट है उस फ्रेम को बिना चेंज किए हुए वो उस नए एक्सपीरियंसेस को उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने एक कैट को देखा और उसे डॉग कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी एक स्कीमा क्रिएटेड था रिगार्डिंग अ डॉग, क्योंकि दोनों की 4 लेग्स होती हैं, फर्स होते हैं, इसीलिए उसने एक कैट को अपनी डॉग स्कीमा में फ़िट करने की कोशिश की। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, अकोमोडेशन तब होता है जब नए एक्सपीरियंसेस हमारे पुराने स्कीमा में फ़िट नहीं होते और हमें अपने स्कीमास को थोड़ा सा मॉडिफाई या रीशेप करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चा सीख लेता है कि कैट और डॉग अलग अलग एनिमल्स हैं तो वो अपने स्कीमास को एडजस्ट करता है, यानी एक नए कैट स्कीमा बनाना स्टार्ट कर देता है कि कैट एक अलग फ्रेमवर्क है, डॉग का एक अलग फ्रेमवर्क है, दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। यानी अकोमोडेशन हमें सिखाता है कि ग्रोथ तब होती है जब हम अपनी सोच को एक नई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चेंज करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इक्विलिब्रेशन की बात करें, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। जब भी बच्चा नए एक्सपीरियंसेस से गुजरता है तो वो पहले अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास में फ़िट करने की कोशिश करता है उन एक्सपीरियंसेस
प्रोसेस को, यानी जो उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें वो अपनी नई इन्फॉर्मेशन या अपनी नई नॉलेज को फिट करने की कोशिश करता है। अगर फिट ना हो तो वो वापस अपने स्कीमा को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, यानी अकोमोडेशन के प्रोसेस से गुजरने की कोशिश करता है। और इक्विलिब्रेशन का काम है कि इन दोनों का बैलेंस क्रिएट करना ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग स्टेबल हो जाए। उसी प्रोसेस की वजह से लर्निंग और कॉग्निटिव ग्रोथ होती है। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी स्कीमास, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, यही पाइजेट्स की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी बैकबोन है, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे के जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरह से इवॉल्व होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस आइडिया है जीन पाइजेट्स का। तो जीन पाइजेट्स के मुताबिक हर बच्चा एक फिक्स्ड सीक्वेंस में इन स्टेजेस से गुजरता है और हर स्टेज में उसकी जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक नए लेवल पे जाके इवॉल्व होती है। ये जो 4 स्टेजेस हैं वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि पहली स्टेज है जो बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 इयर्स से लेके 7 इयर्स की एज तक होती है। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 इयर्स से लेकर ऑनवर्ड 11 इयर्स तक होती है। उसके बाद लास्ट स्टेज आ जाती है विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी जो एज लिमिट है वो है 11 इयर्स एंड अबव। तो पहले स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं विच इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि एज लिमिट में पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये बर्थ से स्टार्ट हो जाती है 2 इयर्स की एज तक। तो अगर हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें जो कि इन्फेंसी और टोडलरहुड के दरमियान होती है, यानी बर्थ से लेकर 2 इयर्स की एज तक, इस स्टेज में बच्चा अपनी दुनिया को समझने के लिए अपने सेंसेस और मोटर एक्शंस को यूज़ करता है। यानी शुरू में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो मोस्टली रिफ्लेक्सेस के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे सकिंग और ग्रेस्पिंग, लेकिन धीरे धीरे वो अपने रैंडम बिहेवियर से निकलकर गोल ओरिएंटेड टोडलर्स बन जाते हैं। इस स्टेज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी इस स्टेज में बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि अगर एक पर्सन या ऑब्जेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा या मेरी नज़र से दूर है तो फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर कोई चीज़ या कोई पर्सन अगर मुझे नज़र नहीं आ रहा तो इट डज़ंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसका कोई टॉय उसके पास पड़ा हुआ है और आप उसे उठा के छुपा दें तो छोटे इन्फेंट्स यूजुअली भूल जाते हैं या वो समझते हैं गुम हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाते हैं कि टॉय अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस मेरी आंखों के सामने नहीं है वो, या मुझसे हिडन है वो। तो बेसिकली जो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये एक फाउंडेशन है जिसमें ये बच्चा जो है वो समझने की कोशिश करता है या समझने लगता है दुनिया उसके एक्शंस से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। इस समझ की वजह से उस बच्चे के अंदर ट्रस्ट और सिक्योरिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे पेरेंट्स के रूम से जाने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो वापस आ जाएंगे या वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वो अभी भी प्रेजेंट हैं। इस स्टेज में बच्चा ट्रायल एंड एरर लर्निंग से प्रोग्रेस करता है और धीरे धीरे सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमिटेशन करने सीख जाता है। यानी जो पहले उसके जो सिर्फ रिफ्लेक्सेस और चांस एक्शंस होते थे वो अब एक पर्पसफुल और प्लान्ड एक्शन में तब्दील हो जाते हैं। सेकंड स्टेज आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो लगभग 2 से 7 साल की एज के बच्चों में होता है। इस स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप करना स्टार्ट करता है, यानी वो लैंग्वेज और इमेजिनेशन यूज़ करके दुनिया को समझने की कोशिश करता है। और आप देखते होंगे कि इस एज के जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली प्रिटेंड प्ले करते हैं, जैसे एक स्टिक को जो है वो सोर्ड बना के खेलना स्टार्ट कर देते हैं या फिर एक एम्प्टी बॉक्स को वो कार कंसिडर करके खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो अभी भी ईगो सेंट्रिक होती है, मतलब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने में स्ट्रगल करते हैं। अगर एक बच्चा सोचता है कि उसने कुछ सीखा है या कुछ देखा है तो वो अज्यूम करेगा कि सब ने वही देखा है। इस स्टेज की एक और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है विच इज़ लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब बनता है कि ये समझना कि चीज़ों की जो क्वांटिटी है या नंबर है वो सेम ही रहता है, वो जिस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट हैं उनकी जो शेप और अपीयरेंस है वो बदल भी जाए फिर भी उनकी जो क्वांटिटी है या नंबर है वो सेम ही रहता है। सपोज़ अगर एक बच्चा है और वो एक बहुत मोटे और छोटे ग्लास में पानी पी रहा है और अगर आप उसको चेंज करके एक पतले और लंबे ग्लास में डाल देंगे तो उसको लगेगा कि वो लंबा ग्लास ज़्यादा पानी कंसिस्ट करता है। थर्ड स्टेज आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
जो कि 7 ईयर्स से स्टार्ट होती है टिल 11 ईयर्स। तीसरे स्टेज में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्चे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट सिचुएशंस के लिए, यानी रियल और फिज़िकल चीज़ों के लिए। इन स्टेजेस पे वो इम्पॉर्टेंट स्किल्स सीखते हैं, जैसे कंजर्वेशन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्वांटिटी को समझना, चाहे जो उनकी फॉर्म है या जिस ऑब्जेक्ट में वो हैं शेप उनकी चेंज हो जाए, ठीक है। दूसरा है क्लासिफिकेशन, चीज़ों को ग्रुप्स और कैटेगरीज में डिवाइड करना। थर्ड है सीरिएशन, ऑब्जेक्ट्स को लॉजिकली ऑर्डर में प्लेस करना, जैसे छोटे से बड़ी साइज़ तक अरेंज करना। लेकिन इस स्टेज में भी इनकी जो अब्स्ट्रैक्ट या हाइपोथेटिकल थॉट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर आप उनसे एक इमेजिनरी या फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चन पूछें तो वो इतनी ईज़िली आंसर नहीं कर पाएंगे। लास्ट स्टेज आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है एंड अबव। आखिरी स्टेज में बच्चा अपनी जो अब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है फाइनली डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, यानी ये स्किल्स सीखना स्टार्ट हो जाता है। वो डिटेक्टिव रीजनिंग कर लेता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट करते हैं ऐसे बच्चे, और एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के ऊपर भी सोच सकते हैं इस स्टेज में। सपोज़ अलजेब्रा सॉल्व कर लेते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट्स प्लान कर लेते हैं, और फेयर और अनफेयर सिचुएशंस को ऊपर रीजनिंग करना इनको आ जाती है, और ये एबिलिटीज़ इस स्टेज में फुली डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो जीन पाइजर्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो कंप्लीट होती है, और इस थ्योरी में हमने देखा कि बच्चे एक्टिव लिसनर्स या एक्टिव लर्नर्स होते हैं। वो सिर्फ इमेजिनेशन को ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और हर बच्चा एक फिक्स्ड को सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस से गुजरता है, जहाँ हर स्टेज पर सोचने और समझने की एबिलिटी नए लेवल पर डेवलप होती है।